Assalamu alaikum students. Welcome in the class of Physical Chemistry 2. Today we are going to discuss Maxwell's distribution law of molecular velocities and we will see its graphical representation. It is actually the third part of Maxwell's distribution law of molecular velocities, and at the end of this lecture we will also see the experimental verification of molecular velocities. So, what is graphical expression for Maxwell distribution law of molecular velocities? The significance of Maxwell's law may be seen by a graphical representation of these equations. The distribution of molecular velocities can be represented graphically by plotting curve between probability P and velocity C, right? So this is the curve. So in this curve, as you can see, we can plot the number of molecules against y-axis and the speed of the molecules, that is c. This will be plotted against x-axis. So speed जो है उसको हम v या ये nu से भी represent कर सकते हैं या speed को हम simply c से भी represent कर सकते हैं. So there are different actually notations which can be used for speed. तो अब ग्राफिकल एक्सप्रेशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को वाई एक्सिस के अगेंस्ट लेंगे और जो स्पीड है उसको हम एक्स एक्सिस के अगेंस्ट लेंगे, ठीक है। और फिर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीड के अगेंस्ट हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और इस जो ग्राफ हमारे पास आएगा वो हमेशा जो है इसी तरह से यानी पैराबोलिक फॉर्म में आता है। यानी क्या होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे बढ़ते हैं तो स्पीड भी बढ़ती है, ठीक है। और फिर एक ये मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाती है और जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती है तो क्या होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो भी कम होते जाते हैं। अच्छा, जो एक्चुअल कर्व है वो डिपेंड करता है ऑन द मोलर मास ऑफ द गैस के मोलर मास पे डिपेंड करता है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये नहीं गैस का मोलर मास कितना है, लेकिन जनरल फॉर्म जो है दिस इज ऑलवेज दिस टाइप, राइट, पैराबोलिक फॉर्म। और इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है बढ़ती है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हायर स्पीड रेंज में कम होते जाते हैं। यानी इसका मतलब ये भी है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing the lowest speeds and the number of molecules possessing the highest velocities, they are minimum, right. So अब इसमें फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन है। इट कैन बी सीन फ्रॉम द डायग्राम दैट फॉर ईच कर्व P increases with increase of C passes through a maximum and then begins to decrease, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करती है, ठीक है, P भी प्रोबेबिलिटी P जो है इंक्रीज करती है विद इंक्रीज ऑफ C, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing the velocities, higher velocities increases as speed increases। और फिर ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग हायर वेलोसिटीज ये एक मैक्सिमम पॉइंट से गुजरता है और फिर जो है ये नीचे आना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे हम स्पीड के हायर एंड पे पहुंचते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है यानी इन्फिनिटी की लिमिट में वो बहुत कम है। इसी तरह ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी बहुत कम है वो भी उनका नंबर भी उनकी तादाद भी बहुत कम है। The fall in probability towards zero at high speed is because the exponential term decreases more rapidly
then c square increases। अच्छा, अब ये जो बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बहुत समझने वाली है कि fall in probability यानी number of molecules possessing higher speed, high speed end पे क्यों कम हो जाते हैं, उसकी क्या रीजन है। अच्छा, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन एक खास यूनिट रेंज में, वो इस इक्वेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इस इक्वेशन के 3 फैक्टर्स हैं, ये जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, लेक्चर पार्ट 2 में। और पार्ट 2 का लिंक जो है ये यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, ताकि आपने अगर समझना हो तो वहां से डायरेक्टली जाके उस लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग यूनिट रेंज ऑफ मॉलिक्यूल पोजेसिंग द स्पीड, वो इस इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल पोजेसिंग अ स्पेसिफिक स्पीड, वो इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसमें से ये पहला फैक्टर है यहाँ तक 3/2 तक। दूसरा फैक्टर जो है ये e रेज टू पावर एक्सपोनेंट माइनस mc स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2RT, यहाँ तक ये दूसरा फैक्टर जो है ये कंप्लीट हो जाता है। और ये c स्क्वायर जो है ये तीसरा फैक्टर है। अच्छा, अगर हम अब बात करें कि जो प्रोबेबिलिटी है वो इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। उसमें जो पहला फैक्टर है ये तो कांस्टेंट है, इसमें तमाम के तमाम फैक्टर्स जो हैं ये कांस्टेंट है। ये मैं पार्ट 2 में बड़ी तफसील से समझा चुकी हूँ, ठीक है। अब ये अगर हम इसका मतलब है कि इसको तो हम वैसे ही छोड़ देंगे, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट। अब अगर हम आते हैं दूसरे और तीसरे फैक्टर की तरफ, ठीक है, तो इसमें क्या है कि दूसरे फैक्टर में मतलब सी के इंक्रीज करने से, अब इन दोनों फैक्टर्स में सी का स्क्वायर प्रेजेंट है, ठीक है। अब सी के इंक्रीज करने से प्रोबेबिलिटी किस तरह से डिक्रीज होती है कि अब यानी ये फैक्टर और ये फैक्टर सी के इंक्रीज करने से क्या होना चाहिए कि ये दोनों फैक्टर्स इंक्रीज करने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इस फैक्टर के इंक्रीज करने से, इस टर्म के इंक्रीज करने से तो ये ओवरऑल फैक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि ये तो ऐसे ही नॉर्मल न्यूमरेटर में आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट है। लेकिन इसमें इस टर्म में क्या है कि ये जो सी स्क्वायर है ये प्रेजेंट तो न्यूमरेटर में ही है, लेकिन ये नेगेटिव एक्सपोनेंट के न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली जब ये यहाँ पर जब सी स्क्वायर इंक्रीज होगा तो एक्चुअली ये सारी की सारी टर्म जो है वो डिक्रीज हो रही होगी। और इस सी स्क्वायर के ये जो एक्सपोनेंट में सी स्क्वायर प्रेजेंट है, इसके इस टर्म के डिक्रीज होने की वजह से ये जो सी स्क्वायर इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है उसका इम्पैक्ट बहुत कम है। और ओवरऑल क्या होगा कि ये सारी की सारी टर्म जो है सी स्क्वायर के इंक्रीज करने से डिक्रीज होगी। इस वजह से ये जो प्रोबेबिलिटी है हायर स्पीड पे जो है वो जीरो की तरफ चली जाएगी, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing very very high speed, it will be very very low, ठीक है। Hope student you have understood this, and if any problem you are very welcome to ask. ओके अच्छा, इसका मतलब ये है दैट वेरी फ्यू मॉलिक्यूल पोजेसेस ईदर वेरी लो और वेरी हाई वेलोसिटीज, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ चंद मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटीज बहुत कम या बहुत हाई होगी, और जो मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स दे विल हैव वेलोसिटीज करस्पॉन्डिंग टू द पीक ऑफ द कर्व, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी यहाँ पे फॉल करेंगी और उस वेलोसिटी को हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है, विच इज एक्वायर्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इस रेंज में फॉल करेगी, जिसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं। इसको हम एक सिंपल सी एग्जांपल से समझ सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल कि हमारे पास अगर 5 मॉलिक्यूल्स हैं और वो डिफरेंट वेलोसिटीज से मूव कर रहे हैं, लेकिन उनमें से फॉर एग्जांपल पहला मॉलिक्यूल जो है वो 35 मीटर पर सेकेंड पर मूव कर रहा है वेलोसिटी स्पीड से, दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड, तीसरा फिर 35 मीटर पर सेकेंड, चौथा फिर 35 मीटर पर सेकेंड, और पांचवा जो है 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो वाली स्पीड जिससे 5 में से 3 मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं वो जो है 35 मीटर पर सेकेंड। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी फिर क्या होगी, 35 मीटर पर सेकेंड।
Okay, now we will see the effect of temperature on the distribution of molecular velocities. Okay, जो effect of temperature है on the distribution of molecular velocities, we can see this effect from this graph. Again क्या है कि हमने probability को plot किया है against velocity of the molecule, यानी probability of the molecules possessing some velocities, उसको हमने velocity of molecule या स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, एक्चुअली मीटर पर सेकंड जो है ये स्पीड की यूनिट होती है, आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पर कॉमनली इसको वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या है कि दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे इस प्रोबेबिलिटी, ये जो कर्व है शो किया गया है। जैसा कि हमने पहली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि एक्चुअल फॉर्म ऑफ द कर्व जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस पे, लेकिन जनरल फॉर्म जो है उनकी सेम ही होती है, यानी ये पैराबोलिक कर्व जो है जैसा कि आपको नजर आ रहा है। तो इसमें फर्क क्या होता है कि हायर टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम ऑफ द कर्व है, दिस इज शिफ्टेड टू द राइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो फर्क क्या होता है, यानी जनरल फॉर्म जो है वो सेम है, एज यू कैन सी दैट दिस इज इन पैराबोलिक फॉर्म, बट द ओनली डिफरेंस इज ये कर्व जो है हायर टेम्परेचर पे हायर वेलोसिटीज की तरफ शिफ्ट हो जाता है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर T2 जो है दिस इज ग्रेटर देन T1। इस वजह से क्या होगा कि T2 पे जो कर्व है ये हायर वेलोसिटीज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। Okay, so effect of temperature is continued, and the maximum shifts towards higher velocities at higher temperature. Okay, so the area under the curve remains unaffected by the change in temperature because it always represents the total number of molecules in the container. This is very important point, right? तो यहाँ पर actually area, this is the area under the curve of temperature T1, ठीक है, and this is the area under the curve when the graph is plotted at temperature T2। अब देखें जो एरिया है वो एक जैसा ही रहेगा, क्योंकि एरिया जो है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर। अब देखें अगर इस ग्राफ की हाइट ज्यादा है तो इसकी विड्थ कम है, और इस ग्राफ की अगर हाइट कम है तो इसकी विड्थ ज्यादा है, यानी ओवरऑल एरिया जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, द कर्व बिकम्स ब्रॉडर नियर द मैक्सिमम फॉर हायर टेम्परेचर देन फॉर लोअर टेम्परेचर, इंडिकेटिंग दैट द नंबर ऑफ molecules possessing higher velocities have increased, right? So this is also very important point। इसमें वो क्या बता रहे हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हायर टेम्परेचर पे जो कर्व है, यहाँ पर ये इसकी ब्रॉडनेस जो है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग हायर वेलोसिटीज जो है इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये एरिया बढ़ गया है, ब्रॉड हो गया है यहाँ पे। इसका मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग हायर वेलोसिटीज वो इंक्रीज कर गए हैं, जबकि यहाँ पर ये एरिया जो है वो शार्प है। इसका मतलब कि अगरचे वेलोसिटी तो यानी थोड़े मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो है, अगरचे वेलोसिटी या स्पीड तो हायर है, ठीक है, लेकिन वो कम मॉलिक्यूल्स की है। अब यहाँ पर वेलोसिटी या स्पीड ओवरऑल यानी अपर रेंज कम है, लेकिन ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है हाई टेम्परेचर पे वो बढ़ चुकी है। अच्छा जी, अब इसकी क्या रीजन है कि हाई टेम्परेचर पे ज्यादातर जो मॉलिक्यूल है उनकी वेलोसिटी क्यों बढ़ जाती है? दिस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म e raised to power minus mc square divided by 2RT in the equation with increases rapidly with temperature, ठीक है। अब इसकी क्या रीजन है कि हाई टेम्परेचर पे प्रोबेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल पोजेसिंग हायर स्पीड वो क्यों बढ़ जाती है? वो इस एक्सपोनेंशियल टर्म की वजह से है, यानी e रेज टू पावर माइनस mc स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2RT, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि यानी वैसे तो ये सी स्क्वायर और ये टी, ठीक है, इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है,
यानी सी स्क्वायर जो है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है और टेम्परेचर जो है वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। तो होना तो इनका इन्वर्स रिलेशनशिप होना चाहिए और होता भी है, लेकिन अब एक्चुअली क्या है कि इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप किस तरह से बन गया है कि टी के इंक्रीज करने से वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रही है, क्योंकि ये वाला जो सी है वो इस नेगेटिव एक्सपोनेंट में, यानी इस नेगेटिव एक्सपोनेंट के न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, यानी ये एक्चुअली नेगेटिव है। तो इस वजह से वो इफेक्ट जो है वो फिर इनवर्स इफेक्ट कैंसिल होके वो डायरेक्ट इफेक्ट बन जाएगा। यानी इसका मतलब ये होगा कि टी जो है उसके इंक्रीज होने से सी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इस वजह से ये एरिया हायर टेम्परेचर पे इंक्रीज हो जाता है, राइट? ओके, सिंस द क्वांटिटी हाफ mc square is the kinetic energy E of the gas per mole having the velocity c, therefore the exponential factor called Boltzmann factor can be written as E minus E over RT। ओके, तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होता है हाफ एम सी स्क्वायर के, यानी ये वाला फैक्टर है यहाँ तक, राइट? ये वाला हाफ एम सी स्क्वायर, ये वाला फैक्टर हाफ एम सी स्क्वायर है एंड दिस इज इक्वल टू ई। तो इसलिए ये पूरे का पूरा फैक्टर बन जाएगा। अगर हम हाफ एम सी स्क्वायर की बजाय ई पुट कर दें तो ये हो जाएगा ई माइनस रेज टू पावर कैपिटल ई डिवाइडेड बाय 2RT, राइट? तो ये बोल्ट्जमैन फैक्टर हो जाएगा। ओके, सिंस द t is present in the denominator of the negative exponent, this factor will therefore remarkably increase with temperature। अब ये देखिए r तो एक कांस्टेंट है, ठीक है? तो ये जो हाफ एम सी स्क्वायर का फैक्टर है या ई का फैक्टर है काइनेटिक एनर्जी का, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ये रिमार्केबली इंक्रीज होगा बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है? तो इस वजह से ये फैक्टर जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, यानी टी जो है चूंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, इसलिए टी के इंक्रीज करने से ये वाला फैक्टर जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये है द ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ ई, हेंस बोल्ट्जमैन फैक्टर इंक्रीज रैपिडली विद टेम्परेचर। तो चूंकि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ये वाला सारे का सारा फैक्टर जो है रिमार्केबली इंक्रीज होगा, इट मींस कि बोल्ट्जमैन फैक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। Hope student you have understood and enjoyed this lecture as I am enjoying in delivering it, but if any problem you are very welcome to come and ask। Okay, so this is going to be the last slide, and in this slide we will see the experimental verification of Maxwell's distribution law of molecular velocities। Right, so in experimental verification, this is the experimental setup, right? So this is the experimental setup। अब इस मेथड को डिस्क्राइब किया था R.C. Miller and P. Koch ने in 1955। In this experiment, a beam of atoms of potassium or thallium heated to a particular temperature in the oven O, right? So beam of atoms को these beam of atoms are potassium or thallium, these are heated to a particular temperature in this oven, right? And the beam was formed uh, uh, by allowing molecules to effuse randomly out of oven। यानी अब वो बीम ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से बनती है कि हम इन मॉलिक्यूल्स को यहाँ से इफ्यूज होने देते हैं रैंडमली, और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये फ्यूज हो रहे हैं, इनकी इस कॉलमनर नेचर को हम कंट्रोल करते हैं, इस बीम को, यानी एक कॉलम की फॉर्म में हम इस सिलेंडर की तरफ लेके जाते हैं, और कॉलम की फॉर्म में हम ये दो सिलेट्स की मदद से लेके जाते हैं विच इज एस एंड S1, ठीक है? फिर वो इस सिलेंडर पे पड़ती है बीम, ठीक? और यानी वो एटम्स जो हैं डिफरेंट वेलोसिटीज से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये सिलेंडर, इस सिलेंडर में हेलिकल ग्रूव्स लगी हुई हैं, और इन हेलिकल ग्रूव्स की वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं ये सिलेंडर की वॉल्स के साथ नहीं टकराते, ठीक है? और फिर इस सिलेंडर में एक वेलोसिटी सिलेक्टर भी लगा हुआ है। अब वो वेलोसिटी सिलेक्टर क्या करता है कि
number of molecules possessing speed in the specific group range, उसको वो इस डिटेक्टर पे पड़ता है। वो अब वो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल जो है जिनकी वेलोसिटी एक नैरो रेंज में होती है, यानी मिलती जुलती होती है, ग्रुप ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल वो इस डिटेक्टर के साथ टकराते हैं, और इस तरह से ये डिटेक्टर जो है वो एटम्स जिस स्पीड से मूव कर रहे होते हैं उस स्पीड को ये रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, अच्छा, तो इसकी मदद से उन्होंने क्या किया कि इस तरह से डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं उनकी वेलोसिटी को इस डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया, और उससे उन्होंने लॉ को वेरीफाइड किया विद एन एक्सपेरिमेंटल एरर, राइट। सो दिस इज about the last part of Maxwell's distribution law of molecular velocities, and in the next lecture we will see the calculation of most probable root mean square as well as average velocity. So till then students, Allah Hafiz.